व्हाट्सअप, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जुलाई यानी कि आज का न्यूज़पेपर और आज के डेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है। सबसे पहले स्टार्टिंग विद सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हियर रोल रिविजन प्लीज ऑन 10 जुलाई यानी कि 2 दिन बाद अपकमिंग थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट सुनने वाली है रोल रिविजन प्लीज। अच्छा, ये सबसे पहले जान लेते हैं कि रोल रिवीजन प्लीज होता क्या है और थोड़ा सा अगेन उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। सो सबसे पहले लेट्स समराइज द एंटायर आर्टिकल, जानते हैं कि आर्टिकल में दिया क्या हुआ है और उसके बाद उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे। ओके, सबसे पहले व्हाट आर द की पॉइंट्स एंड द समरी ऑफ द आर्टिकल। द फर्स्ट पॉइंट इज जो अभी अभी बोला, सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हियर पिटिशंस रिगार्डिंग वोटर रोल रिविजन्स। कब? ऑन 10 जुलाई। अच्छा, ये वोटर रोल रिवीजन का पूरा मुद्दा, मसला, मैटर क्या है? ये जो मैटर है इट कंसर्न्स अलेजेड इरेगुलरिटीज, जो पिटिशंस में बोला गया है, एंड ऑल्सो इलीगल डिलीशन। डिलीशन वर्ड आया डिलीट से, एंड ऑल्सो इलीगल डिलीशन इन इलेक्टोरल रोल्स। खास तौर पे ये बात हो रही है इन वेस्ट बंगाल। पिटिशनर्स जो है उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि बहुत लार्ज नंबर में, अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स स्पेशली फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो पिछड़ी कम्युनिटीज है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। अब जरूरी नहीं है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी सिर्फ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है, वो भी हो सकते हैं, बट और भी ऐसी कम्युनिटी जो वहां बहुत कम पॉपुलेशन है, जिनको बेसिकली दुर्व्यवहार जिनके साथ किया जाता है, दबा के कुछ लाके जिनको रखा जाता है, दे आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है, जिनके पास पावर बहुत कम है। तो उन पिटिशनर्स का ये कहना है कि बहुत बड़े अमाउंट में, लार्ज नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं especially from marginalized communities were unlawfully removed from voter list। दूसरी चीज, ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया ब्लॉक, इन्होंने डिमांड किया है कि भाई एक हॉल्ट या रोक देना चाहिए, पुटिंग अ हॉल्ट टू द रोल रिविजन एंड ऑल्सो री एनरोलमेंट ऑफ अफेक्टेड वोटर्स, कि इन जो भी वोटर्स को बिना किसी रीजन के वोटर लिस्ट से बाहर रखा गया है, इनको री एनरोल किया जाए, ये उनका डिमांड है। री एनरोलमेंट ऑफ अफेक्टेड वोटर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा इशू है, इसकी जड़ क्या है? इट स्टेम्स फ्रॉम द प्रेपरेशंस, जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं, फॉर द अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस also and concerns over free and fair democratic processes। इसमें ईसीआई जो है हमारी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने डिफेंड किया अपने एक्शंस को और ये बोला है कि भाई हमने हमारे हिसाब से जो इलेक्शन की प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस हैज बीन फॉलोड। इनके हिसाब से ड्यू प्रोसेस हैज बीन फॉलोड। ये मोटा मोटी दिस इज द समरी ऑफ व्हाट द एंटायर आर्टिकल इज सेइंग। इसके बाद आ जाते हैं, हमको मुद्दा या मैटर जो भी था वो समझ में आ चुका है, इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, सबसे पहले जानते हैं वोटर रोल रिविजन्स इन इंडिया, ये होता क्या है, कब किया गया था, ठीक है। वोटर रोल रिविजन
तो ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इज रेगुलरली कैरिड आउट। कौन करता है भाई? इलेक्शन प्रोसेस की जिम्मेदारी किसके पास होती है? बाय ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या करने के लिए? वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी को सिक्योर करने के लिए, टू सिक्योर एक्यूरेसी। अच्छा, इन रिविजन्स में होता क्या है? इन रिविजन्स में जो भी नए वोटर्स हैं, अब हर साल बहुत सारे नए लोग 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, 18 साल की एज में आ जाते हैं, नए वोटर्स कहलाते हैं वो। तो इन रिविजन्स में एडिंग न्यू वोटर्स, पुराने वोटर्स जो थे जिनकी शायद डेथ हो गई है, डिसीज्ड है जो, उनको रिमूव करना, रिमूविंग डिसीज्ड वोटर्स हु हैव डाइड, या जो इंडिया छोड़ के चले गए, माइग्रेटेड इंडिविजुअल्स। इन सब के नाम हटाए जोड़े जाते हैं, बेसिकली रिवाइज की जाती है लिस्ट को। एंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अपडेटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। हाउएवर पास्ट इलेक्शंस, पहले भी, ये पहली बार नहीं हो रहा है, पास्ट इलेक्शंस में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज सामने आई हैं ओवर मास डिलीशन। बल्क में वोटर्स को गायब किया गया है, हटाया गया ओवर मास डिलीशन, स्पेशली ऐसे स्टेट्स में जहां बहुत इंटेंस पॉलिटिकल कंपटीशन है, विथ इंटेंस पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है। अच्छा, क्या इस तरीके का कोई मैटर पहले हो चुका है जो कोर्ट तक गया हो? मतलब प्रीवियस लीगल बैटल्स रह चुके हैं क्या? यस, प्रीवियस लीगल बैटल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक बार इंटरवीन किया था इलेक्टोरल रोल केसेस में, स्पेशली जब ऐसा कुछ एलिगेशन, आरोप लगाया गया था कि इलीगल डिलीशंस हुए हैं और मास डिलीशंस हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इंटरवीन कर चुका है, खासतौर पे ऐसे स्टेट्स में जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया एंड तेलंगाना हो गया। ऐसे डिलीशंस, मास डिलीशंस की वजह से बहुत प्रोटेस्ट्स हो चुके हैं पहले भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट काफी बार इंटरवीन कर चुका है। अच्छा, अब अगर हम 2025 की बात करें और यहाँ का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जाने कि भाई इस तरीके की कंट्रोवर्सी करने की जरूरत भी क्यों पड़ रही है, उसके लिए पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जानने की जरूरत है। तो व्हाट इज दैट? देखो, राइट नाउ हम बोल सकते हैं कंट्री इज हाईली चार्ज्ड विथ प्री इलेक्शन एटमॉस्फेयर। बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कंट्री में एक प्री इलेक्शन एटमॉस्फेयर चल रहा है। जहां हमारी जो इंडिया ब्लॉक है, कोलिशन ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, वो अक्यूज कर रही है रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैनिपुलेटिंग द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस। इनका कहना है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्टोरल प्रोसेस को ही मैनिपुलेट कर रही है, ऑफ मैनिपुलेटिंग द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस। ये जो पिटिशंस फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये यही दर्शाती हैं, यही दिखाती हैं कि भाई जो इंडिया की इलेक्टोरल इंटेग्रिटी है, बेसिकली अगर हम बोलते हैं इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, तो उस डेमोक्रेसी के होने के बुनियाद जो है, जो उसकी जड़ है, या जो उस डेमोक्रेसी को मेंटेन करती है, इज आर एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस या इलेक्शन प्रोसेस। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही नहीं होंगे, बचपन में भी हम पढ़ा करते थे कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज द रूट ऑफ दैट डेमोक्रेसी इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस या फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस, है ना। तो अगर वही फ्री एंड फेयर नहीं रहेंगे तो हम एक तरीके से इंडिया को फिर डेमोक्रेसी कैसे बोलेंगे? तो इलेक्टोरल इंटेग्रिटी मेंटेन करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है, और इस तरीके, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के पिटिशंस को बहुत सीरियसली लेता है और सीरियसली डील करता है। सेकेंड, यहाँ पे जो हमको हेडलाइन दिख रही है, इज वेब पोर्टल एप्स टू मेक सेंसस डेटा अवेलेबल अर्ली, ऐसा आरजीआई का कहना है। तो आइए देखते हैं, 2027 की यहाँ पे बात हो रही है, व्हाट आर द की समरी
ऑफ दिस आर्टिकल एंड की पॉइंट सबसे पहले समराइज करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है कि 2027 हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का सेंसस होने वाला है 2027 में, सेंसस ऑफ इंडिया। इट विल बी इंडिया का पहला, फर्स्ट एवर, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट एवर फुल्ली डिजिटल सेंसस, फुल्ली डिजिटल सेंसस। एंड डेटा जो होगा उसका, इट विल बी मेड अवेलेबल अर्ली, बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, वो भी बाय द यूज ऑफ वेब पोर्टल्स। ऐसा कहना किसका है? आरजीआई, यानी कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, की पॉइंट्स देखते हैं अब आर्टिकल के क्या क्या है। सबसे पहले की पॉइंट है मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को यूज किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। सो मोबाइल एप्स एंड वेब पोर्टल्स will be launched to collect the census data 3 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी एंड जो भी अगर रीजनल लैंग्वेज हो तो। ठीक है, दूसरा यहां पे सेल्फ इन्यूमरेशन एनकरेज किया जाएगा, अपनी खुद गिनती करके डालो। सेल्फ इन्यूमरेशन विल बी एनकरेज्ड। इंडिविजुअल्स बेसिकली अपनी और अपनी फैमिली की डिटेल्स खुद भर रहेंगे, तो उसको, उस चीज को एनकरेज किया जाएगा। पहला जो फेज होगा, द फर्स्ट फेज, हाउस लिस्टिंग, हाउस सेंसस, ये सब होगा अप्रैल 2026 में शुरू। जो सेकंड फेज है ये होगा फेब 2027 में। अर्ली डेटा अवेलेबिलिटी, का मतलब है कि भाई जो 2027 का सेंसस है उसके रिजल्ट कुड बी यूज टू रीड्रॉ लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज। बेसिकली सेंसस क्यों कंडक्ट किया जा रहा है? ताकि लोकसभा की कॉन्स्टिट्युएंसीज को रीड्रॉ कर पाए पॉपुलेशन के हिसाब से। जब तक पॉपुलेशन पता ही नहीं होगा कॉन्स्टिट्युएंसी रीड्रॉ कैसे करेंगे? तो इसका अर्ली रिजल्ट को यूज किया जाएगा टू रीड्रॉ लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज। और ये कब तक होने वाला है? ये 2029 तक होने वाला है, 2029। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें वेब पोर्टल की, इस पे कुल मिला के कुछ 31 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप जब भर रहे होंगे। इन 31 क्वेश्चंस में आपसे आपका बिल्डिंग नंबर पूछा जाएगा, आपसे आपकी कास्ट पूछी जाएगी, आपसे आपका सेंसस नंबर, हाउस पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आप मटेरियल ऑफ रूफ या फ्लोर क्या यूज करते हो, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स आपका क्या है, फ्यूल आप खाना बनाने के लिए क्या यूज करते हो कुकिंग के लिए, इंटरनेट एक्सेस, मोबाइल कंप्यूटर यूज कितना ज्यादा है, और आखिरी में ओनरशिप ऑफ एसेट्स, कितने व्हीकल ओन करते हो, कितने घर वगैरह ओन करते हो। ये सारी की सारी चीजें आपसे यहां पर पूछी जाएंगी। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज राइट हियर। म्यांमार में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके वजह से करीब करीब 4000 लोग हैव ऑलरेडी लेफ्ट म्यांमार एंड गॉन टू मिजोरम। हो क्या रहा है? अच्छा, ये 4000 कोई रैंडम लोग नहीं, रैंडम कम्युनिटी से नहीं है। दीज आर 4000 चिन पीपल फ्रॉम म्यांमार। दे हैव फ्लेड, बेसिकली रातों रात भाग के चले गए हैं मिजोरम, ड्यू टू वायलेंट क्लैशेस बिटवीन जो दो एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं इन म्यांमार, ड्यू टू वायलेंट क्लैशेस। अच्छा, ये जो वायलेंट क्लैशेस हैं ये कहाँ कहाँ हो रहे हैं? ये कुछ रीजन्स में हो रहे हैं, जैसे कि जोखवतर,
बॉर्डर जो चंपाई डिस्ट्रिक्ट में मिजोरम में, इसके आसपास हो रहे हैं। रेफ्यूजीज में विमेन, चिल्ड्रन और ये सारे के सारे लोग हैं। जो ग्रुप्स दे आर इन्वॉल्व इन क्लैश, दो कौन से ग्रुप्स हैं जिनके बीच में क्लैश हो रहा है? तो एक तरफ है नेशनल डिफेंस फोर्स, नेशनल डिफेंस फोर्स, दूसरे तरफ है चिनलैंड डिफेंस फोर्स टॉन्जैन, CDFT। ठीक है, बेसिकली छोटू सा आर्टिकल है, इसका फॉलो अप आर्टिकल जब आएगा तो वील मेक श्योर दैट वी रीड इट मच मोर इन डिटेल। नेक्स्ट, केरला ने सेंटर से करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन मांगे हैं फॉर मरीन पोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? मरीन पोल्यूशन क्यों हो रहा है, केरला ने ही क्यों मांगे, ऑल दीज थिंग्स आइए इसको जानते हैं, की पॉइंट्स डिटेल आउट करते हैं। एक सूट फाइल किया गया है, सूट बोले तो केस, अ सूट हैज बीन फाइल्ड अंडर एडमिरल्टी, that is jurisdiction and settlement of maritime claims act 2017। इसके अंदर एक सूट फाइल किया गया है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है MSC एल्सा 3। सॉरी, ये कंटेनर का नाम है, कैरीड 643 कंटेनर्स, जिसमें बहुत ज्यादा हजार्डस केमिकल्स, प्लास्टिक पैलेट्स, ये सारी की सारी चीजें थी जो पलट गए वहां पास में समुद्र में। उसके वजह से बहुत ही बड़े लेवल पे पॉल्यूशन हो रहा है समंदर में। कंटेनर्स पानी के बहाव के साथ कोस्टलाइन पर भी आ गए हैं, तो कोस्टलाइन मैरीटाइम लाइफ को भी और मछली वगैरह इन सब को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। मेजर क्लीन अप ऑपरेशन करना पड़ा नेवी को, पुलिस को और 300 वॉलंटियर्स को। सो अ मेजर क्लीन अप ऑपरेशन was carried out by the navy, by the police and by the volunteers on the shore। इसका अगर हम बात करें कि environmental impact क्या हुआ, तो प्रोबेबली हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते आज की डेट में कि कितना गहरा लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट होने वाला है। बट इमीडिएटली जो हुआ था वो ये था कि फिशरीज मार्केट was hit, सॉरी ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ था। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ था वो ये था कि डॉल्फिन्स एंड सी स्नेक्स, बोला जा रहा है दे हैव डाइड इन मेजर नंबर ड्यू टू माइक्रोप्लास्टिक्स एंड टॉक्सिक स्पिल्स। दूसरा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की हम बात करें तो उसमें फिशरीज मार्केट वाज हिट ड्यू टू कंटामिनेशन फियर। लोग डर गए थे कि भाई जो मछलियां हैं वो टॉक्सिक कंज्यूम करके पानी से निकाली गई है, टॉक्सिक वाटर, तो लोग खरीद नहीं रहे थे मछलियां। फिशरीज मार्केट वाज हिट बैडली। एंड दूसरा, फिशिंग एक्टिविटीज कंप्लीटली हॉल्ट की गई, लोकल फिशरमैन की इनकम कंप्लीटली बंद हो चुकी है। सो फिशिंग एक्टिविटीज were completely halted। ठीक है, सो these were the most important topics जो सारे इस बार के न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट थे, which we discussed in a summarized form। next time going to see you guys again tomorrow, जहां हम डिस्कस करेंगे 9th of July का न्यूज़पेपर। so thank you all for joining me in today's session। I'll see you guys again tomorrow। this is Vishishta signing off। bye bye।